नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात एक बार फिर से आज कोरोना की। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1000 से ज्यादा मामले अब रिपोर्ट हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। लापरवाही से कोरोना बेलगाम हो चुका है। यहां तक कि सरकारी दफ्तर और अस्पतालों तक में कोरोना फैल चुका है। कई अधिकारियों के पॉजिटिव होने की खबर सामने आ रही है। अस्पतालों में डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं, मंत्री भी पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि गाइडलाइंस तो सरकार की तरफ से कुछ बनी है कि आप कोविड की गाइडलाइंस का पालन कीजिए, लेकिन क्या इन गाइडलाइंस का पालन सरकारी दफ्तरों में नहीं हो रहा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में दूसरी लहर के बाद पहली बार एक दिन में 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि जिनके ऊपर इस महामारी से निपटने की जिम्मेदारी है, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। प्रदेश में मंत्रालय के बाद कोरोना ने भोपाल के कई सरकारी दफ्तर और अस्पतालों में पैर पसारना शुरू कर दिया है। बुधवार को राजधानी में कोरोना के 192 नए संक्रमित मिले हैं। 5 जनवरी को भोपाल में कुल टेस्टेड सैंपल में से 3% केस पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें 10 डॉक्टर भी शामिल है। 4 दिसंबर को भोपाल में एक शीर्ष IAS अधिकारी पॉजिटिव हो चुके हैं। सैंपल देने के बाद वे मुख्यमंत्री की मीटिंग में भी शामिल हुए थे। 13 दिसंबर को भोपाल में IAS अधिकारी P नरहरि पॉजिटिव हुए थे। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना के वर्तमान हालात पर सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, वो भी सुन लीजिए। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लॉकडाउन करने का, बाजार बंद करने का कोई भी प्रस्ताव गृह विभाग पर विचाराधीन नहीं है। इसलिए कोई भ्रम फैलाता है, आप सबसे भी प्रार्थना है उस भ्रम को आप भी कृपा करके दूर करें। लेकिन हम कोरोना मास्क न लगाने पर और सख्ती और जुर्माना बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है और फिलहाल लॉकडाउन पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, शिवराज सरकार ने शुरुआत से ही कोरोना का राजनीतिकरण किया है। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो पूर्व में जब पहली लहर आई तो ये कोरोना को डरावना बता रहे थे। उसके बाद इन्होंने ये सदैव अपनी सुविधा से लॉकडाउन लगाते हैं। आपने देखा अभी जिस दिन पंचायत चुनाव लगा कि पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे, उसी दिन उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया अपनी सुविधा से। और उसके बाद तुरंत इनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोलते हैं कि चुनाव जान से बड़े। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आखिर लॉकडाउन कब लगेगा, आखिर कोरोना कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, इसका सरकार की राजनीतिक मंशा से हमेशा संबंध क्यों रहता है? कुल मिलाकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं कि लापरवाही पर लगाम नहीं लग पा रही है। मंत्रालय और सरकारी दफ्तर से लेकर अस्पतालों तक कोरोना अपना पैर पसार रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है, जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों का पॉजिटिव होना बताता है कि सरकारी दफ्तरों में भी कोरोना गाइडलाइन का सही से पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार को सख्ती बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय करा देता हूं। डॉक्टर अभिजीत विश्नोई जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और अजीत भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या जी, सबसे पहला सवाल यही, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सुविधाओं के हिसाब से सरकार कदम उठाती है, क्योंकि अगर कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट ये कोई बनने चाहिए तो हमारे जो सरकारी दफ्तर हैं ये बनने चाहिए। तमाम लोग मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं, उनमें से कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आ रहा है, उसके बावजूद देखिए जो अन्य लोग हैं वो अपने कामों में लगे हुए हैं। किसी तरह का कोई आइसोलेशन नहीं दिखाई दे रहा, किसी तरह के कोई एहतियात नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या सब अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें हो रही हैं? लोकेंद्र जी, आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सरकार जो दुरुस्त मुस्तैद सब कुछ है, सब अपने काम में लगी हुई है, रोज अपनी मीटिंग हो रही है, संवेदनशील है और एक पैनी नजर बनाए हुए रखे हुए हैं। इस बात को लेकर कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं। एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी और जितने लोग हैं उन सबसे एक बात को कहना चाहूंगी कि आज अब ये विषय
चर्चा का विषय होना चाहिए, डिबेट का विषय नहीं। इस चीज को लेकर हम अगर मंत्रणा करें, हम अगर एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने के बजाय, ठीकरा फोड़ने के बजाय, उंगलियां उठाने के बजाय अपने अपने योगदान के बारे में यदि चर्चा करें नहीं, तो मुझे कैसे लगता है मैम, कि बहुत कैसे आप तो सकारात्मक डॉक्टर हैं, चर्चा आप होगी। बताइए कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ जाए तो जी। क्या सलाह दी जाती है दूसरे व्यक्ति को कि वो अपने कार्यक्रम लगातार करता रहे, काम करता प्रॉब्लम- रहे, या आइसोलेशन में जाए, अपना टेस्ट कराए? प्रॉब्लम ये है लोकेश जी कि जब तक वो पॉजिटिव आता है तब तक वो कम से कम 10 या 15 लोगों को ऑलरेडी संक्रमित कर चुका है। हाँ, जो एक लेटेंट पीरियड जिसको हम बोलते हैं, एक बीमारी का आपके शरीर में आना, उसका लक्षण दिखाना, उसके बीच का जो पीरियड होता है जब आप एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तब तक आप ऑलरेडी 15 से 20 लोगों को ऑलरेडी संक्रमित कर चुके हैं, जिसका डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है कि जब तक आपने लक्षण मैं तो दिखाया- आगे की पूछ रहा हूं मैम कि अगर एक बार पता चल गया कि कोविड पॉजिटिव है, उसके बाद आप तो डॉक्टर भी हैं, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, अगर कोई अधिकारी एक बड़ी बैठक में मौजूद रहा, वो कोविड पॉजिटिव आ जाता है, तो उस बैठक में जो और लोग शामिल थे उन्हें क्या करना चाहिए? सर एक तो आप सब जानते हैं प्रोटोकॉल ये है कि सब लोगों को आइसोलेट होना होगा, सब लोगों को अपना अपना आरटीपीसीआर कराना होगा, और एक सिंगल आरटीपीसीआर से काम नहीं चलता है जब तक कि आपके 2 कंसेक्यूटिव और रिपोर्ट्स नेगेटिव न आ जाएं, जो 3-3 दिन के अंतराल में होने चाहिए। तो इसका तब तक पालन आप क्यों नहीं हो अपने रहा है? आप अब को- सवाल यही है, आपने प्रोटोकॉल समझा दिया, अब इसका पालन कौन करेगा? केवल आम जनता करे या हमारे सरकारी सर, आम मुलाजिम जनता जो तो हैं वो बिल्कुल भी ही नहीं करें? कर रही। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम जनता जो है उसकी चिंता सरकार कर रही। आम जनता के पीछे सारा का सारा सरकारी तंत्र लगा हुआ है ये बोलने के लिए कि आप अपना ध्यान रख लीजिए, मास्क पहन लीजिए, वैक्सीनेशन करवा लीजिए। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जो उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं, जो फर्स्ट लाइनर्स हैं, वो ही अगर देखभाल करते करते अगर संक्रमित हो रहे हो तो फिर उसका क्या इलाज करा जाए? तो ये तो नहीं, तंत्र दिक्कत तो है ये और भी है ना, तंत्र गोविंद सिंह चलेगा। राजपूत कोविड पॉजिटिव हुए, उनके बारे में कहा जी। जा रहा है कि वो तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे कुछ दिन पहले तक। एक कर उनके तमाम कार्यक्रम भी हैं जिसमें वो हिस्सा लेने पहुंचे। वो कोई जन सेवा के कार्यक्रम नहीं थे, उनको टाला भी जा सकता था, क्योंकि नेताओं की बिल्कुल सही जिम्मेदारी बात है। होती है कि वो लोगों से मिले, लेकिन ये समय ऐसा नहीं है कि आप जाकर मिले, पब्लिक मीटिंग करें। ये देखिए, और वो दूसरी कोरोना बार पॉजिटिव पॉजिटिव- हुए हैं, तो उन्हें तो और ज्यादा कोरोना जानकारी पॉजिटिव- होनी चाहिए थी इसकी। कोरोना पॉजिटिव डायग्नोसिस होने के बाद यदि कोई व्यक्ति किसी से जाके मिलता हो तो मुझे लगता है कि उस बारे में जरूर चिंता व्यक्त करी जानी चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप यदि कोरोना पॉजिटिव है तो फिर आपको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि बाकी सारे लोग जो आपके आसपास है वो संक्रमित तो नहीं हो रहे। तो ये बात तो स्वयं किसी व्यक्ति को तय करनी होगी। लेकिन सरकार सिर्फ ये कर सकती है कि आपके लिए एक नियमावली डिसाइड करे, आपके लिए एक तंत्र डिसाइड करे, लेकिन अंततः पालन करना एक अंग्रेजी में कहावत है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग बैड वर्ड्स, पर अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। नहीं तो ये तो करना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना। तो अधिकारी मंत्री खुद ही नहीं कर रहे, मतलब सवाल ये है। नहीं, हाँ। अधिकारी और मंत्री सब संवेदनशील है, सब काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि उनका फील्ड वर्क है, चूंकि उनको लोगों के बीच में उठना बैठना जाना करना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है। पहले मैं इस पर डॉक्टर इसलिए- साहब से एक रिएक्शन ले लेता हूं, अभिजीत जी, क्योंकि क्या ये हम यहाँ पर मजबूरी देखें किसी की भी कि इनका जाना बहुत जरूरी है, इसलिए ये अगर कोविड पॉजिटिव भी होते हैं या ये और लोगों से मिले जुले हैं तो उनकी मजबूरी माने हम, या बेहतर यही है कि वो फिलहाल घर में बैठ जाए, उनके फील्ड वर्क करने से अच्छा है कि वो घर में बैठे, वो ज्यादा सेफ है? देखिए, कारण जो भी हो, अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेट तो हो ही जाना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति दूसरे संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं उनको भी फिलहाल आइसोलेट होने के निर्देश सरकार द्वारा ही दिए गए हैं। ऐसे में अगर अब वो आइसोलेट होते हैं और उसके बाद अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट करवाते हैं, अगर वो नेगेटिव आ जाए उसके बाद यदि वो कहीं वापस बाहर जाते हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि ये ठीक निर्णय है कि वो नेगेटिव होने के बाद ही बाहर मूव कर रहे हैं। यदि वो पॉजिटिव हैं और उसके बाद भी मूव कर रहे हैं या बिना टेस्ट कराए मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पॉजिटिव होकर संक्रमण फैलाने की चांसेस बहुत हाई हो जाती है। और जो व्यक्ति फिलहाल सरकार में बैठे हैं, किसी महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं, कोई आईएएस है, कोई अधिकारी हैं, यदि वो ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा बड़ी उनकी गलती मानी जानी चाहिए। क्योंकि यदि शिक्षित वर्ग, जिम्मेदार वर्ग ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटेगा तो ऐसे में तो फिर बाकी की तरफ जो मैसेज जाएगा वो गलत ही जाएगा।
लोग खुद भी अगर पॉजिटिव आएंगे तो बाहर नहीं मतलब निकलते रहेंगे, कोई भी आइसोलेशन फॉलो नहीं करेगा और नंबर ऑफ केसेस और बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रोटोकॉल जो बने हैं वो हर एक के लिए बने हैं, कोई पद प्रतिष्ठा के हिसाब से उसके प्रोटोकॉल में चेंजेस नहीं होने चाहिए। सवाल तो यही है अजीत भदौरिया जी कि नेता खुद तैयार नहीं है सर। अभी देखिए आप ओबीसी आरक्षण को लेकर इंदौर में धन्यवाद रैली कर रहे थे, एक बड़ा प्रदर्शन कुछ दिन पहले ओबीसी को लेकर हुआ तो आप लोग उनके समर्थन में खड़े हुए थे। तो ये अभी समय है क्या विरोध करने का, रैली करने का, धन्यवाद देने का? देखिए लोकेंद्र जी, आज आप जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। ये तो 2 लहरों में मुझे लगता है हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का समझ चुका होगा, क्योंकि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हमने खोया है, अपने नजदीकी लोगों को खोया है। तो आइसोलेशन क्या है, मास्क की कितनी जरूरत है, हर इंसान को मालूम है। आज मालूम है, आज जरूरत है सचेत होने की, आज जरूरत है उदाहरण प्रस्तुत करने की कि हम 2 वेव में, 2 लहरों में सरकार के लोग और सरकार में बैठे लोग और राजनीतिक दलों के लोग, मैं स्वयं कहता हूं राजनीतिक दलों के लोग जो सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं, उन्होंने कम प्रदर्शन किया, उदाहरण प्रस्तुत किया, परंतु तीसरी वेव जो आ रही है उसमें अपने आप को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और विशेषकर लोकेंद्र जी, उन लोगों को, उन राजनीतिक दलों को जो सत्ता में हैं, जो मंत्री पद पर विराजमान है, मतलब विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं, विपक्ष धन्यवाद रैलियां करता रहे, सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष है आप लोकेंद्र जी। नहीं, इस बीमारी में कहीं ये लिखा है कि सत्ता पक्ष को ही सारे कार्यक्रम बंद करने हैं अपने। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। देखिए सुनिए, उदाहरण तो प्रस्तुत करना पड़ेगा ना सत्ता पक्ष को। सर दोनों को करना पड़ेगा। खिलाफ तो जाके आप प्रकरण दर्ज कर देते हैं। और आज का उदाहरण बता रहा हूं लोकेंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं ना सबको बंद करना पड़ेगा, सबको बंद करना पड़ेगा। आप मेरी बात तो सुनिए जी। अभी का आप 2 घंटे पहले का अपने संवाददाता से बोलिए, विजुअल दिखाएं। बीडी शर्मा जी मशाल जुलूस में बिना मास्क के, और उनके आसपास 50 लोग हैं जो बिना मास्क के मशाल जुलूस निकाल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की चाटुकारिता में। नहीं, इस तरह के शब्द नहीं सर, प्लीज। मास्क के और इतनी भीड़ इकट्ठी करना अभी 2 घंटे पहले। कहां गई कोरोना गाइडलाइन? कहां गई कोरोना गाइडलाइन? कहां गई? सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, क्यों नहीं उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का और शासन प्रशासन ने उनका चालान किया, उनके ऊपर जुर्माना किया? एक गरीब आदमी अगर आज दिख जाएगा बिना चालान के, 500 रुपए उसकी जेब में से निकाल लेते, नहीं मोटरसाइकिल छुड़ा के रख लेते हैं प्रशासन के लोग कि 500 रुपए उधार किसी से लेके आओ तब तुम्हारा चालान करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी प्रदर्शन करने की वो खुली छूट मिले? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को छूट नहीं मिल रही, ये ज्यादा परेशानी है? कोई प्रदर्शन नहीं करे। कांग्रेस ने 15 दिन तक सारे प्रदर्शनों पर रोक लगा दी, सारे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। जानकार दिन तक सारे प्रदर्शनों पर रोक लगा दी, सारे आप लोग तो बोलते थे कि कमलनाथ जी को पता चल गया था जनवरी में ही कि कोरोना आने वाला है, जब उनकी सरकार थी, राहुल गांधी सबको चेता रहे थे। अब किसी ने नहीं बताया आपको कि 3rd वेव आने वाली है। आज से 5-6 दिन पहले तक ये कार्यक्रम है ना जो मैं आपको गिना रहा हूं, जब आप धन्यवाद रैली कर रहे थे इंदौर में, तब आपको नहीं पता था कि 3rd वेव आने पर है, अभी से चेत जाए हम। अरे 5-6 दिन पहले गाइडलाइन, सुनिए मेरी गाइडलाइन तो सर अभी भी नहीं है। कोई राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी नहीं है मध्य प्रदेश में, अभी भी कोई गाइडलाइन नहीं है सर। जिम्मेदारी किसकी है? राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी नहीं है मध्य प्रदेश में अभी भी। पर कांग्रेस पार्टी ने कदम उठा के, मेरी बात सुनिए लोकेंद्र जी, हाँ। कांग्रेस पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ा के, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने सारे प्रदेशों में आने वाले 15 दिन के लिए अपने सारे कार्यक्रम रेडियो पर रोक लगा दी। ये कांग्रेस पार्टी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये आपकी जानकारी के लिए ला दूं। नहीं, मेरी जानकारी में है सर, मैं तो ये पूछ रहा था आपसे। पहला कदम उठाया, मेरी जानकारी में बिल्कुल है। मैं तो ये पूछ रहा था कि आप लोग ये कहते हैं ना कि राहुल गांधी जी ने तो जनवरी में चेता दिया था, तो अब क्यों नहीं चेताया? क्यों? विजुअल दिखाइए ना। मैं पूछूंगा सर सवाल, मैंने इतने सारे सवाल पूछे सर, अब आपकी बारी है तो आप फिर उन पर टालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अपने सवालों का जवाब तो दीजिए। मैंने 5-6 मिनट उन्हीं से सवाल किए सारे। नहीं, मैं जवाब दूंगा, कैसी बात कर रहे हैं आप?
चलिए मैं पूछ लेता हूं दिव्या जी, आप तो डॉक्टर भी हैं और देखिए सबसे ज्यादा बर्डन डॉक्टर्स पर ही आता है इस दौरान, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन पर आता है। आप विजुअल दिखाइए ना बीडी शर्मा जी वाले। सर वो हम तय कर लेंगे सर, वो हम तय कर लेंगे, सारे विजुअल्स दिखा रहे हैं सर हम। प्लीज अभी बहुत सारी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर चल रही है, वो भी जरूरी है, वो बहुत सारी डिटेल्स चल रही हैं सर, वो हम दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन दिव्या जी सवाल ये है कि डॉक्टर्स पर इतना बर्डन पड़ता है, आपको ये चीज जरूरी है इस वक्त कि किसी मुद्दे को लेकर हम जाएं, पूजा पाठ करें, हमें विरोध करना है, आप बयान दे दीजिए, वैसे ही टीवी पर चल जाता है, तो उसके लिए इतना माहौल बनाने की जरूरत थी क्या? आपका कहना लोकेश जी कुछ हद तक सही है, लेकिन भावनाएं कभी कभी किसी चीज में ऊपर उठ जाती हैं। कल जो हादसा हुआ है वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के शासित प्रदेश के लिए अक्षम्य अपराध होना चाहिए। मैं उस बात को लेके फिर वापस डिबेट पे नहीं आऊंगी क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इस कल जो हुआ उस बात को लेके कांग्रेस जितना मर्जी लीपापोती करे, सर मैं आपका बहुत अच्छे से मजाक उड़ा सकती हूँ, अगर आप मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर मैं आपका बहुत अच्छे से मजाक। चलिए मुद्दे पर आते नहीं, प्लीज भदौरिया जी प्लीज। हाँ मैं सवाल ये पूछ रहा था, कंकड़ उछला प्रधानमंत्री की तरफ, क्या हुआ प्रधानमंत्री 15 मिनट में प्रधानमंत्री मुद्दा नहीं है सर, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ। आपने अपना सवाल पूछा कि आज बिना मास्क के प्रदेश अध्यक्ष गए, वो सवाल वाजिब है, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ सर आज, प्लीज। वो भदौरिया जी डिबेट का मुद्दा नहीं है। काफिला रुक गया और बिना बताए घुस रहे हो आप, सब प्रधानमंत्री का स्टंट था, भारतीय जनता पार्टी का स्टंट था। नहीं है इनको, सिर्फ एक मिनट से भदौरिया जी, आज वो मुद्दा नहीं है इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा सर। दिव्या जी हम मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि क्या इस तरह से हमें इस वक्त भावनाएं प्रकट करने की जरूरत है? क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती है राजनीतिक पार्टियां? बिल्कुल सही, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं उसके साथ बिल्कुल वाकिफ हूं, लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाह रही हूँ, लेकिन छोटा सा बीच में एक शब्द है लेकिन। उस लेकिन में ये है कि अगर कुछ लोग अपनी भावना व्यक्त करने के लिए अगर हवन यज्ञ कर रहे थे, हाँ उन्होंने मास्क यदि नहीं लगाया था तो उस पर संज्ञान लिया जा चुका है। अगर आप भदौरिया जी चाहते हैं, जो बहुत आवेश में आके शोर मचा रहे, वीडियो चलाइए, तो उसके बारे में संज्ञान लिया जा चुका है, क्योंकि इस तरह के विजुअल यदि समाज में आएंगे तो वो अच्छा संदेश नहीं देंगे, ये तय बात है। इसलिए हमको कहीं ना कहीं रोल मॉडल होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं लेकिन रोल मॉडल भी होना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि भदौरिया जी से मैं फिर विनती करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ रोल मॉडल तय करने वाली कांग्रेस नहीं है। कौन है, किसने इनको अधिकार दिया? क्योंकि जब तक आप अपने घर में शीशे के बैठे हुए हो तब तक आप दूसरों पर नहीं, वो नहीं करते हैं तो आप लोग फिर सवाल पूछते हैं कि बताइए किसने मदद की। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने रैलियां बंद की, तो आप लोग भी सामने आइए ना फिर। सर एक सेकेंड, मैं बिल्कुल उस पर आती हूँ, उस विषय पर आती हूँ। अगर आपने रैलियां बंद करी, वो आज बंद करी, 4 दिन पहले आपने भी बंद नहीं करी। दूसरी बात ये कि अगर पंजाब में आपने, अभी भी आपकी रैली चालू है, सिद्धू जी की कल भी रैली हुई जिसमें उन्होंने बहुत ठोको ताली आज भी कर रहे थे वो, और नहीं है चालू, प्रदेश की बात हुई। कल से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मना किया है, कल से लेके आज तक कोई रैली नहीं हुई है किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी की। मैं बहुत विनम्रता से आपसे आग्रह करूंगा, कल से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी की कोई रैली नहीं हुई किसी भी राज्य में। सर पंजाब में आपकी रैली अभी भी चल रही है, ठोको ताली की वीडियो अगर आप बोल रहे हैं तो मैं भी आपको दिखा सकती हूँ। चलिए मैं 1 मिनट में लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं मुद्दे से। मैं अभिजीत जी के पास आ रहा हूँ, ठीक है। मैं अभिजीत जी, सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं सर, उनको सेकेंड डोज भी लग गया है और बूस्टर डोज की बात भी सामने आ रही है। ये कितना घातक है? कई इंटर्न्स भी आज जो खबर सामने आई एक जिले से वहां हो गए हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है कि अगर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन पर जिम्मेदारी है वो फिर से इतनी तेजी से संक्रमित होंगे तो फिर ये चिंता बढ़ाता है सर। लोकेश जी मेरे से पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। दिव्या गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ। जी बिल्कुल, जी चिंता की तो बात है। 10 के आसपास डॉक्टर फिलहाल आज भोपाल में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह से रायपुर में भी यदि हम देखें तो 30 के आसपास इंटर्न डॉक्टर्स भी पॉजिटिव पाए गए हैं। दिक्कत यह है कि ये जो हमारी फ्रंटलाइन फोर्स होती है, इंटर्न डॉक्टर्स और पीजी फर्स्ट ईयर की अक्सर होती है, खासतौर से अगर मेडिकल कॉलेज की बातचीत करी जाए तो। ऐसे में फिलहाल इनके पॉजिटिव आने से डॉक्टरों की संख्या जो कि मेन पेशेंट के पास रह के ज्यादा काम करते हैं वो काफी कम हो गई।
हाल ही में यदि आपने देखा हो, फिलहाल अभी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी जिस चीज की, कि जो पीजी डॉक्टर्स हैं उनका एडमिशन, पहले तो उनका एग्जाम हो जाना चाहिए था अप्रैल में, वो 5 महीने बाद सितंबर में लिया गया। सितंबर में रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आज तक उनकी काउंसलिंग और एडमिशन नहीं किया गया। ये पीजी डॉक्टर की संख्या कम से कम अगर मैं बोलूं तो 50,000 के आसपास हो जाती है। अब ये 50,000 डॉक्टर्स जो पिछले अप्रैल या फिर ये कहूं मई जून से अपना काम करना शुरू कर सकते थे पूरे देश भर में, वो कहीं ना कहीं अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए वो सही जगह पे जाके अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। और फिलहाल जब हम तीसरी लहर से ग्रसित हो गए हैं तो जो हमारी एक्चुअल संख्या मौजूद थी वो भी धीरे धीरे कम होती चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग, चाहे स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, उस पर काफी वर्क करने की जरूरत है। जिस तरह से हमने अपनी आर्मी को स्ट्रांग करना चाहा है, हमने अपने साइंटिस्ट को स्ट्रांग करना चाहा है, डॉक्टर्स को भी हमें स्ट्रांग करना चाहिए। भाई चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अन्य राज्य हो, किसानों तक को सशक्तिकरण करने पे वो काफी ज्यादा वर्क करते हैं। लेकिन जब डॉक्टरों की बात आती है तो उनको तो आप देखिए जहां चाहे वहां या तो कोसा जाता है, या फिर उसके बाद उनकी जो है कहीं ना कहीं मांगे पूरी नहीं करी जाती है। मांगे पूरी करना तो दूर की बात है, जब पिछली बार कोविड की वेव आई थी तो उस समय डॉक्टरों के पास एग्जामिनेशन के ग्लव्स तक जैसी बेसिक चीजें मौजूद नहीं हो रही थी। ड्यूटीज तो ओवर वो करते ही हैं। स्वास्थ्य अमला कहीं पे भी आप देख लीजिए, अगर डॉक्टरों की संख्या देखेंगे आप तो सब जगह डेफिशिएंट पाएंगे। हालत ये है कि सरकार शब्द हमने बहुत सारी चीजों में सुना है, जितने भी छोटे आजकल लोग बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द का, मेंटल फैटीग हो गए। तो अब हमारे डॉक्टर्स के लिए भी तो सर उतना ही मानसिक तौर पर मजबूत रहना बहुत जरूरी है। तो इस तीसरी वेव के लिए कुछ ऐसे कदम आप सरकार से गुजारिश करें जो उठाएं कि उनकी भी मानसिक प्रेशर उतना ना हो, क्योंकि एस्मा लग गया है देखिए, तो वो एक मानसिक तौर पर तो बहुत दबाव बनाता होगा डॉक्टर्स पर, तो वो थोड़ा सा खुलकर काम कर सकें, उतना दबाव ना रहे उन पर। इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मानसिक तौर पे तो दबाव रहता ही है, पर डॉक्टर देखिए, डॉक्टर्स एक आपके लिए आगे बढ़ के अपनी जान पे खेल के काम कर रहे हैं, और इसके लिए वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप वक्त पे उनको प्रोत्साहन दे दीजिए, थोड़ा सा उनकी पीठ थपथपा दीजिए, और यह है कि उनकी तकलीफों में कम से कम साथ खड़े हो जाएं। साथ खड़ा तो दूर की बात है, चाहे कोई भी सरकार रही हो वो कहीं ना कहीं विरोध करती है। हालत ये रहती है कि अभी जब पिछले साल जून के आसपास जो स्ट्राइक हुई थी, उसमें डॉक्टरों की ये मांग हुई थी कि पिछले 6 साल पहले के जो आपने हमसे जो वादे किए गए थे हमारे स्टाइपेंड से रिलेटेड, सर प्लीज वो पूरा कर दीजिए। इस तरह की तो मांगे रहती हैं डॉक्टर्स की कि जो हो चुका होना चाहिए था वो आज आप पूरा कर दें। आपको अगर सुपर स्पेशलिटी का ध्यान हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाने थे। फिलहाल जैसे इंदौर का बोले तो कंप्लीट नहीं हुआ है, जबलपुर का चलिए कंप्लीट भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें अभी काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर लास्ट ईयर एक साथ छोड़ के जाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लिखित में जो सरकार ने आपके अग्रीमेंट किए थे वो उसकी टर्म्स तक पूरी नहीं करी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इनकी जितनी इच्छा है उसको रोका जाता है। अभी आज की तारीख में जबलपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट बनना था, कैंसर इंस्टीट्यूट का केंद्र से जो पैसा आना था वो आ गया है, सेंटर से जो इनपुट है वो चलता जा रहा है धीरे धीरे। सर बिल्कुल इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और एक परमानेंट हम हेल्थ पर अपने इन्वेस्ट करें, बहुत जरूरी है। समय इतना ही है, रोक रहा हूं आप सभी को। शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, और साथ ही अधिकारियों मंत्रियों से भी ये हमारी गुजारिश है कि जो गाइडलाइंस आम लोगों के लिए हैं उसका वो खुद भी पालन करें। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।